सभी का स्वागत है नए टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जबरान, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई बस चल रही होगी। हमारी पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है, इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे पार्ट 3 के अंदर है, हम उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं। उनकी पहले 2 वीडियो हो चुकी हैं। तो जिसमें पहली वीडियो तो मैंने जो मौलिक अधिकार की बनाई थी, उसमें था सिर्फ ये जो सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं 6 तरह के, इनके बारे में कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद के बीच में हमारे पढ़े। उसके बाद हम एक एक करके इन्हें पढ़ रहे हैं। और इस सीरीज को जैसे उसके बाद सबसे पहले जो अधिकार था हमारा समानता का अधिकार, वो हमने पूरा कर लिया है। एक वीडियो में समानता का अधिकार हमारा पूरा हुआ है, जो हमारा अनुच्छेद 14 से और 18 के बीच में था। तो हमने अनुच्छेद 14 भी, 15, 16, मतलब कहने का ये है कि हमने सारे ही अनुच्छेद को अलग अलग तरीके से पढ़ रखा है। तो फिर हमारा नेक्स्ट जो अधिकार आता है मौलिक अधिकार में, वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो सबसे जरूरी है। और इस देश में सबसे ज्यादा विवाद और अविवादित चीजें सिर्फ किसी अधिकार को लेकर रहती है कि मैंने इसको ऐसे बोल दिया, ये मेरा अधिकार है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये मेरा वो अधिकार है। तो अधिकार को लेके ही हम इस बात में चर्चा करेंगे। और किसी को अधिकार के बारे में अगर जानकारी ना हो, पहले जानकारी ले ले, उसके बाद तुम अधिकार की अपनी बात करना। और ये इतने मजबूत अधिकार हैं हमारे जो नागरिक को मिले हैं, कि इनके बारे में हम जानते नहीं है, और अगर जानते हैं तो फिर उसको दूसरी तरह से जानते हैं। कैसे कि मान लिया हमने किसी को कुछ बोल दिया है, हमने किसी को गाली दी है या कुछ अविवादित शब्द बोल दिया है या कुछ ऐसा शब्द बोल दिया जिसको उसको ठेस पहुंच रही है, तो उसको जातीय धर्म को लेकर, और फिर हम बोलते हैं कि ये तो हमारा अधिकार है, जबकि ये अधिकार हमारा नहीं है। अविवादित टिप्पणी करना हमारा अधिकार नहीं है। ये अधिकार तो दिए हुए हैं हमारे, जो हमें नागरिक को संविधान ने दिए हैं। इसका एक क्वेश्चन आया था यूपीएसआई में भी, कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको आप किस तरीके से देखते हो। तो एक स्टेटमेंट नीचे ये भी था ऑप्शन में, कि ये वे अधिकार है या मौलिक अधिकार वो चीज है जो हमें सरकार के अपोज में खड़ा करती है, या जिनके अपोज में हमारी सरकार काम करती है। मतलब सरकार नहीं चाहती, कभी से नहीं चाहती सरकार की जो हमारे नागरिक है सबको अपने अधिकार पता हो। और अगर ऐसा चाहती तो कब से जो सब्जेक्ट कंपलसरी हो जाता, क्योंकि उन्हें पता है जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो अपना अधिकार जान लेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं समस्या आएंगी। उनके द्वारा लगाई गई पुलिस, उनके द्वारा लगाई गई आर्मी, उनके द्वारा बनाई गई सरकारी संस्था, सब में दिक्कत आएगी। सब लोग सवाल करेंगे जब अधिकार अपने पता होंगे, तो सब अपना अधिकार वो लेने के काम करेंगे। इससे क्या रखा है, उन्हें वंचित रखा है बिना। तो अब वही काम करने जा रहे हैं कि सबसे पहले पॉलिटी में आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हो, तो मौलिक अधिकार तो आप कम से कम पढ़ ही लेना। अगर आप तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तब भी, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं पढ़ाई से अलग, कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, तब भी मौलिक अधिकार तो आपको जानने चाहिए, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो। और नागरिक जब माना जाता है जब अपने अधिकार के लिए लोग लड़ते हैं और उनको जो है सरकार पे दबाव डालते हैं कि ये हमारा अधिकार है, इससे आप हमें वंचित नहीं कर सकते। ठीक है। तो उन अधिकारी की हमारी बात हो रही है, अधिकारों की, कि हमारे कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो सरकार हमसे जो है छुपा के रखती है या हमें हमें उनसे वंचित रखती है। उन सारे अधिकार की हम बात करते हैं, और ये भी बात करते हैं कि ये अधिकार किस लिमिट तक है। ये लिमिटेड नहीं है। मान लीजिए जो हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब ये नहीं आप सब तरीके से स्वतंत्र है, आप देश में कुछ भी करते घूमेंगे। इनमें यातायात यातायात जो है इनकी प्रक्रिया में रोक भी है। और एक ऐसी इनकी बोल दे कि एक फुल स्टॉप भी है इनके बाद, कि हाँ इस लिमिट तक आप जा सकते हो, लिमिटेशन भी है यहाँ पे। अब ये अधिकार तो दिए गए हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ ही इसमें है, अब इनके हिसाब से आप इनके आधार को मान के आप देश में उल्टा सीधा करो। नहीं, एक मर्यादा में रह के करना होता है। इनकी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हमारे काम नहीं करते हैं, हमसे ये भी छीन लिए जाते हैं। तो हम उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो पहला अधिकार है समानता का अधिकार, ये तो हमारा पूरा हो चुका है। इसमें अनुच्छेद 14 पढ़ा है हमने, 15 पढ़ा है, 16, 17 और 18। ठीक है, ये हमने सारे पढ़े हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा अधिकार है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारे कौन से अनुच्छेद से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा होता है अनुच्छेद 19 से 22 तक, क्योंकि 14 से और 18 के बीच तो समानता का अधिकार था, जो सबसे पहला अधिकार है। तो देखो स्वतंत्रता का अधिकार से भी पहले समानता की बात करते हैं हमारे देश के नागरिक। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनको ये श्रेय जाता है कि स्वतंत्रता बाद में है, सबसे पहले समानता है।
तो सबसे पहले समानता का अधिकार को हमें फॉलो करना है, उसके बाद हमें जो स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए और उसकी जरूरत पड़ती है। तो हमारा अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में हमारा ये वर्णित है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम, इंग्लिश वालों के लिए है ये, राइट टू फ्रीडम, ये हमारे कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब 19 पढ़ेंगे अलग से, 19 के सब क्लोज है, फिर 20, 22, 21 ऐसे करके मतलब हम फिर एक एक आर्टिकल को डीप से पढ़ेंगे और इनके लिए फिर लिमिटेशन जानेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार तो है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको सुनने का अधिकार है। अब इसका मतलब ये नहीं है बोलने में तो सब कुछ आता है, बोलने में तो किसी का सब कुछ आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी का आलोचना कर रहे हो, ठीक बात है, बोलने का अधिकार आप कर सकते हो, लेकिन जाते सूचक सब बोलते हो आप, किसी को गाली देते हो, तो ये इसका अधिकार नहीं है। अब बोलो कि हाँ गाली दिया आपने, बोल के दिया, हमारा तो अधिकार है, ये अधिकार नहीं है। इसीलिए वो कह रहा था ये भी इनकी लिमिटेशन है। ठीक है, फाउंडेशन के अंदर है ये सब चीजें, एक ऐसे ब्रॉड स्तर स्तर पे नहीं है कि इसको आपको फॉलो करके या इसके आधार पर आप फिर देश में कुछ भी करते घूमोगे, ऐसा नहीं होता है। ये एक लिमिटेशन के अंदर है और इस पे भी एक रोक लगाई गई है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रावधान है, एक्ट बनाए हैं, कानून बनाए हैं जो संविधान के बाद बने हैं कि भाई ये कानून जो हमें अधिकार जो दिए हैं, इसके लिए कानून बनाओ कि इसका अगर सदुपयोग अगर नागरिक कर रहा है तो उसका भी कानून होना चाहिए, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। अब देश विरोधी बात करेंगे, अब किसी देश से हमारा युद्ध चल रहा है, उसके खिलाफ आप बात करने से भाई उसके पक्ष में आप बात कर रहे हो, भाषण दे रहे हो, रैली ये कर रहे हो, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों से फिर भी अलग करती हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास, जीने का, मरने का, घूमने का, हमें पढ़ेंगे फिर सब क्लोज है, तो उसमें यही चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं पहले आर्टिकल 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो अनुच्छेद है आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज ए, ये बोलता है हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने की और कुछ अपनी चीज को अभिभाव करने की शक्ति प्रदान करता है। यह हमें ये अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर मान लीजिए कि हमें ये प्रदान करता है आर्टिकल 19 का सब क्लोज 1 का सब क्लोज, सॉरी 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज ए, क्या लिखा है उसमें कि भारत के नागरिकों को बोलने की और अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेशन की हमारी जो है स्वतंत्रता दी गई है, या उन्हें ये चीज प्रदान करी गई है। अब वाक में, वाक मतलब वो है ये हमारा स्पीच, बोलने से लेकर है। ठीक है, बोलने को लिख दीजिए आप अगर इजी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं बोलना। बोलने में क्या आता है, जैसे मैं आपसे कुछ बात बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे अधिकार है। अगर मेरे ये अधिकार नहीं होता, ये अनुच्छेद हमारे इसमें संविधान में नहीं होता, तो मैं आपसे ऐसे खुलकर बात नहीं करता। अगर आप चुनाव चल रहे हैं, मैं निष्पक्ष बात करूं या किसी के पक्ष में बात करूं, तो ये भी मेरा अधिकार है। मैं किसी रैली में जाकर किसी नेता के जो समर्थन में नारे लगाऊं, ये मेरा अधिकार है। मैं किसी के विपक्ष में नारे लगाऊं, तो वो ये मेरा अधिकार है। अब ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं पाकिस्तान या मतलब सॉरी हिंदुस्तान में रहकर और हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगाऊं, जैसे अभी जेएनयू में हुआ था, कन्हैया कुमार जी हमारे अब तो कांग्रेस में एक अच्छा पद पे हैं, तो उन्होंने यही काम किया था कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो बोलने की आजादी है, उन्हें ये पता था कि हाँ बोलने की आजादी है, लेकिन इस तरीके की नहीं है जिस तरह के आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी भी लिमिटेशन है। अब आप ऐसा नहीं है कि भारत में देश में रहकर ही यहीं का खा रहे हो, यहीं का पी रहे हो और बोल रहे हो हमें तो मौलिक अधिकार मिले हैं, फिर उनके जो दुरुपयोग कर रहे हो आप, फिर बोल रहे हो कि हमारे तो मतलब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये सब चीजें लिमिटेशन में है। तो सबसे पहला जो हमारा सब क्लोज था 19 का, वो है हमारा 19 क्लोज 1 का सब क्लोज ए, जो बोलता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमें, कि हमें ये अधिकार है बोलने का, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ठीक है, जैसे ही बोलने का अधिकार है, ऐसे ही चुप रहने का भी अधिकार है, इसी में सबने लिखा है, चुप रहना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। ये मजे की बात है, बोलना तो है, आपसे कोई कहे कि आप बोलिए, तो आप बोलो या ना बोले आपकी मर्जी है। वो बोले नहीं जी बोलने का तो अधिकार है, तो ना बोलने का भी अधिकार है हमारे पास।
कोई हमसे कितना फोर्स कर ले, हमें नहीं बोला तो नहीं बोलना। मतलब ये भी हमें अधिकार है कि हम नहीं बोल सकते भी। नहीं मन करा नहीं बोलेंगे। और अगर यही सिर्फ बात होती कि बोलने का हमारा अधिकार है, सिर्फ बोलने के लिए ऊपर बात होती, तो जो हम चुप रहना चाहते हैं और लोग सामने से जबरदस्ती बुलवा रहे हो, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं दिक्कत है, हमारे ये अधिकार नहीं है। क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखा है साहब कि बोलने का भी और चुप रहने का भी, ना बोलने का भी, दोनों अधिकार सम्मिलित है। ठीक है। तो 19 क्लोज 1 के सब क्लोज ए में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। अब बात करते हैं 19 के फर्स्ट के सब क्लॉज बी की बात करते हैं। आर्टिकल ये बोलता है हमारा शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। सम्मेलन बोल लीजिए, रैली बोल लीजिए, सभाएं बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन ये अधिकार हमारा दिया गया है। कौन सा? शांतिपूर्ण सम्मेलन का। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अब हम अगर करंट टॉपिक से जोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है भाई कि कोई भी आंदोलन होता है, जैसे अभी यूपी पुलिस का एग्जाम, री एग्जाम था, उसके लिए जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ है, तो शांतिपूर्ण हुआ है। सरकार ने सुनी है, ये हमारा क्या है? अधिकार है। इसलिए हम वहां पहुंच चुके हैं, भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। अब शांतिपूर्ण है तो मतलब बिना लाठी डंडे के है, बिना गोली बारूद की बात है। और अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारा अधिकार नहीं है। फिर हमें इससे ये नहीं है कि हमें सरकार कुछ बोलेगी नहीं। अधिकार सिर्फ शांतिपूर्ण का है। वहां बैठ के आप धरना दीजिए, 10 दिन 20 दिन जैसा भी अनशन करना चाहते हैं ऐसा अनशन करिए। किसान करते हैं प्रोटेस्ट करिए, ये अधिकार है। और ये सबसे जनता का सबसे बड़ा हथियार है क्या? प्रोटेस्ट करना। भले किसी प्रदेश में या देश में वैकेंसी नहीं आ रही, तो आम जनता क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा आम जनता सिर्फ ये कर सकती है कि वो आंदोलन कर सकती है। तो आंदोलन कैसा? शांतिपूर्ण। एक जगह बैठ जाइए, एक डेट निश्चित कर लीजिए, जगह निश्चित कर लीजिए, और बिना किसी सोच शराब के आप बैठ जाइए। नारे लगा सकते हैं, ये भी इसी में सम्मिलित है, लेकिन आप वहां पे लाठी डंडा या ऐसा उपद्रव वाले काम नहीं करेंगे। ये आपका अधिकार नहीं है। तो ये भी अधिकार हमारा, जो हम प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे एसएससी वालों ने किया था 2019-20 में, 18-19 में। तो कि वैकेंसी का मतलब, वैकेंसी तो आ रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहा था, 2 साल 3 साल तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। इस तरह को लेकर एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। क्योंकि हमारा अधिकार है, उसमें हमारी सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना इसे छीन सकती है। क्योंकि मौलिक अधिकार को लेकर हम सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बाकी किसी केस को लेकर नहीं जा सकते। सिर्फ मौलिक अधिकार के पास, मौलिक अधिकार को लेके ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 जो हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, वो उसी के बारे में बात करता है कि हमको इनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, इनका प्रोटेक्शन क्या है हमारा। तो इनका प्रोटेक्शन हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो प्रोटेक्ट करता है, वो इनका संरक्षण है। हमारे जो मौलिक अधिकार है उसकी गारंटी है, हमारे जो मौलिक अधिकार हमसे कोई सरकार ना छीने, कोई राज्य ना छीने। ठीक है। वरना कल कोई राज्य तो ऐसे कर देते इसे अनुच्छेद खत्म, और सीधा कि अब कोई भी आंदोलन नहीं करेगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। जहां लोग मन कर रहा है वहां बैठते हैं। लद्दाख में बैठ रहे थे, लद्दाख में शांतिपूर्ण बहुत बड़ा आंदोलन किया था अभी। ठीक है, रैलियां चलती हैं, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा अनुच्छेद जो 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज भी बोलता है क्या? कि हमारे यहाँ शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का हमें अधिकार है। और हमारा आर्टिकल आता है अगला, आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज सी। ये क्या कहता है? हमें संघ, समिति आदि निर्माण का हमें अधिकार है, या बनाने की हमें स्वतंत्रता है। बनाने की स्वतंत्रता। जैसे केजरीवाल है, केजरीवाल की पार्टी हमारे सामने बनी है। जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपके इस टाइम की बात है जब केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी। बाकी ये बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस ये हमारे दादा परदादा के समय की बात है।
तो हमारे सामने पार्टी बनी है। तो केजरीवाल कौन सा अधिकार था या किस बेस पर उसने वो अपनी पार्टी बनाई है, वो भी अनुच्छेद हमारा 19 ही बताता है। 19 में कौन सा, 19 में 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज सी। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या खे पढ़ लेना एबीसीडी, ठीक है, अलग से नहीं बता रहा कि यार ए का मतलब क्या है, बी का मतलब ख है, ये नहीं। अगर मैंने लिखा है 19 का सब क्लोज 1 का ए का मतलब हिंदी में क्या होता है, बी का मतलब ख होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इतना तो आप समझदार हो, समझ लेंगे। तो 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज सी क्या बताता है कि आपको सभा बनानी है, सॉरी संघ बनाना है, कोई पार्टी बनानी है, ठीक है, या जो है आपको कोई समिति बनानी है, तो आपको अधिकार है, आप बनाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप अपनी पार्टी बना लो, कोई राजनीतिक पार्टी बना लो, कोई कितने राजनीतिक दल है, और ये तो मान्यता प्राप्त है, इतने हैं। मान्यता प्राप्त जो दल है वो भी हजारों की संख्या में है, और जिनको मान्यता प्राप्त नहीं हो तो कितने हैं। संघ बना लो, आरएसएस बना लो, आरएसएस किस बेस पे बनी है, इस बेस पे बनी है, आरएसएस बेस बनी है, शिवसेना, ये सारे दल है ना, तो ये भी इसी में आते हैं, समिति में आते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी स्वतंत्रता है, थी संघ समिति या जो है पार्टी वगैरह बनाने की जो स्वतंत्रता है, ये हमारे आर्टिकल 19 का सब क्लोज सी में आती है, ठीक है। बात करते हैं हम 19 का सब क्लोज, क्लोज 1 के सब क्लोज सी डी की बात करते हैं। आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज सी हो गया ना, डी की बात करते हैं। डी में हमारा क्या लिखा है कि हमारा भारत, जो भी हमारा भारत देश है जितना बड़ा है, ये यहाँ जम्मू कश्मीर से लद्दाख से लेकर और ये हमारा कन्याकुमारी, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, इस पूरे भारत के पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी खा सकते हो, कहीं भी पी सकते हो। मतलब ये भी हमारे जो है, हमारे अधिकार में सम्मिलित है कि हमें पूरे भारत में घूमने का अधिकार है। कहीं भी आप जा सकते हो, केदारनाथ चले जाओ, शिरडी चले जाओ, बालाजी चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, नीचे जो है दक्षिण में चले जाओ, कोई से राज्य में कोई से मंदिर घूमी आओ, केरल चले जाओ, गोवा में मजे ले आओ, तुम कुछ भी कर दो गोवा में, कुछ भी करने मतलब कहीं भी घूमी आओ, ठीक है। तो ये हमारा अधिकार कहाँ से आया है, ये हमारा अधिकार हमारा अनुच्छेद 19 देता है। 19 का कौन सा सब क्लोज देता है, 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज डी देता है। क्या देता है कि हम संचार या कहीं भी पूरे भारतवर्ष में घूम सकते हैं, ये हमें अधिकार है, ठीक। अब बात करते हैं वो कौन सा अधिकार है हमारा, आर्टिकल 19 के आगे, आर्टिकल 19 का सब क्लोज, आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का ई तक हो गया था। ई की बात करते हैं, आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का ई। ई क्या बताता है कि आप अगर भारत के नागरिक हो तो आप किसी भी राज्य में या यूटीज में मतलब केंद्र शासित प्रदेश में रह सकते हो, रहना यार निवास करना, निवास करने की स्वतंत्रता है। मतलब अगर आप यूपी के हो, यूपी में तो आपकी जमीन जायदाद है, मकान वगैरह है, घर कोठी बंगला है, आप चाहते हो कि ये केरला में हो जाए, घूमने के लिए हम वहां जाएंगे वैकेशन में, तो आप एक केरल में आप प्रॉपर्टी चाहिए, या आप वीकेंड पे वहां जा रहे हो, सैटरडे संडे वहां हो, फिर तो वहां घूमने जाते हो, तो वहां सोचते हो कि घूमने की बजाय वहां एक अपना परमानेंट रेजिडेंस भी हो, एक मकान हो, तो थोड़ी बहुत जमीन हो, एक दो अपना तट हो ऐसी जो समुद्र के किनारे होते हैं, तो ये स्वतंत्रता है आपकी, आप वहां जाकर कर सकते हो इस काम, आप मकान बना सकते हो, वहां रह सकते हो, जमीन ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब आपको किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में बसने का अधिकार है। अभी 370 थी हमारी जब लागू जम्मू कश्मीर में, तो ये अनुच्छेद हमारा काम नहीं करता था जम्मू कश्मीर के लिए, बता रहा हूं मैं। आप वहां ऐसे ही जमीन जायदाद ले सकते थे, क्योंकि उसे विशेष प्रावधान जो दिया होता। और जब 370 हटा है, अब जम्मू कश्मीर से लेकर आप कन्याकुमारी कहीं भी घूम सकते, या मतलब सॉरी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, रह सकते हो। तो रेजिडेंस का जो मतलब है वो ये है कि आप पूरे भारतवर्ष में रह सकते हो, ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है।
सरकार आपसे ये नहीं पूछेगी कि आप यूपी से आए तो नहीं नहीं आप महाराष्ट्र में जमीन ले सकते हो। फिर खूब ले लो। राजस्थान में सचिन पायलट नहीं है, जमीन उनकी यूपी में पड़ी है, मुजफ्फरनगर में पड़ी है। कहाँ कहाँ के नेता हैं वो जो है हमारे जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी कहीं भी ले रहे हैं, बस रहे हैं। कर्नाटक के डीजीपी थे, रिटायर्ड थे, वो अपना नोएडा में प्रॉपर्टी लेकर वाव वाव नाम का जो हमारा वर्ल्ड ऑफ वंडर है, वाटर पार्क है, वो उनका है। देखो कहाँ उनकी पोस्टिंग थी, कर्नाटक और कहाँ जाके उन्होंने जो है फिर अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाई है, ली है, क्योंकि उनका अधिकार था। उन्हें पता है हमारा जो अनुच्छेद 19 है वो हमें आजादी देता है, हमें अधिकार देता है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 के आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज एफ। एफ की बात करते हैं। एफ की बात यह है कि जो हमारी संपत्ति है, अब संपत्ति को लेना, बेचना, अर्जित करना, कुछ भी मान लीजिए, ये हमारा पहले अधिकार था, ये हमारा अधिकार था। अब ये खत्म। मोरारजी देसाई की सरकार थी तो उन्होंने हमारा संविधान संशोधन करा, कौन सा? 44वां। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो किया, उसमें से ये अधिकार हमारा मौलिक अधिकार खत्म कर दिया और हमारा अनुच्छेद 300 को ए में डाल दिया, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वहां से हटा के खत्म। अब ये हमारा अधिकार नहीं रहा। तो हमारा 19 का सब क्लोज का 1 का सब क्लोज एफ नाम का जो हमारा अनुच्छेद था वो हमारा पावर में नहीं है, वो हमारा हटा दिया गया है। मतलब संपत्ति का अधिकार अब हमारा अधिकार नहीं है। जब चाहे सरकार हमारी संपत्ति को मुआवजा थोड़ा बहुत दे के, जितना उसका सर्कल रेट है उसका 4 गुना दे के हमारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ऐसा होता है। आप देखते हो हाईवे निकलती है, एक्वायर होती है जमीन। एक्वायर का क्या मतलब है? अगर हमारा मौलिक अधिकार होता कोई नहीं देता भाई, ये बीच में ही सड़क रुकवा देते हैं। जैसे सड़क जा रही है तो हेल पैदा हमारा मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार है, इसका मतलब सरकार को पता है। मौलिक अधिकार के खिलाफ कहाँ जाएंगे? सीधे वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है कि हमारा मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा वर्णित है कि हमारा मौलिक अधिकार है। अगर नागरिक नहीं चाह रहा तो कोई नहीं छीन सकता उससे। राज्य क्या हिम्मत है, सरकार की क्या हिम्मत है वो उससे छीन ले? तो उसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा वो हमारे नागरिक के पक्ष में आएगा। तो हमारे जो देश की तरक्की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहीं ना कहीं ये बाधाएं थी, जो मोरारजी देसाई ने वो खत्म कर दिया। उसमें सवाल उठे कि हमारे साथ मौलिक अधिकार छीन लिया। तो उन्होंने फिर एक सरकार ने, राज्य ने एक अपनी डेफिनेशन दी कि देश के कल्याण के हित, कल्याण के लिए, अगर देश के हित के लिए अगर कुछ काम हो रहा है तो उसके लिए हम ऐसी चीजें या ऐसा प्रावधान हम उसमें संविधान में कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान ये किया कि जो बीच में रोड अटकाते हैं लोग, किसान लोग अटकाते हैं, पहले यही खत्म करो। समय जो संपत्ति का अधिकार पहले यही खत्म करो। संपत्ति का, तो संपत्ति पे अधिकार हमारा है लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब उसके खिलाफ अगर हमारा कोई खेत या कोई प्रॉपर्टी अगर हमारी सरकारी उसमें जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रही है, या रोड हाईवेज में अथॉरिटी में जा रही है, तो हम उसको नहीं रोक सकते हैं, चाह कर नहीं रोक सकते हैं। लेकिन पहले रोक सकते थे। पहले जी मतलब मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर से हाईवे आ रहा है और यूपी में भी एक किसान के, हमारे गांव के किसान ने एक अपना 1 बीघे खेत मना कर दिया, पूरा हाईवे था। और ऐसे हुए थे तभी तो ये दिक्कत आई थी सरकार के सामने, जब भी सरकार ने खत्म किया। तो ये हमारा स्वतंत्र का अधिकार अब हमारे इस अनुच्छेद में नहीं है, ये अनुच्छेद हमारा काम नहीं करता, जो एफ काम का है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज सी। 19 का आर्टिकल 19 का 1 का क्लोज सब क्लोज जी की बात करते हैं। जी हमारा क्या कहता है? जी हमारा कहता है व्यापार एवं वाणिज्य का अधिकार है हमारा। हम चाहे लाइब्रेरी खोल लें, हम चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लें, हम चाहे कंपनी खोल लें, हम चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी काम ऐसे कर लें, तो ये हमारा अधिकार है। सरकार नहीं बहुत रोक सकती हमें इसे, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ना इसे हमारे छीन सकती है। ठीक है। तो हमारा कौन सा ये अनुच्छेद हमें पावर देता है? हमारा ये सारी ही शक्ति, ये सारी ही शक्ति हमारा अनुच्छेद 19 देता है। कै तरह का हमारा प्रावधान है उसमें, या कै तरह की हमारी जो स्वतंत्रता है, 7 तरीके की थी। 7 तरह की थी ना, बोलने की थी, संघ बनाने की थी, सम्मेलन करने थी शांतिपूर्ण,
और घूमने फिरने की थी पूरे इसमें देश में। प्रॉपर्टी वाली खत्म कर दी है, पहले 7 हुए करती थी, अब 6 हैं। व्यापार भी है, संपत्ति का लाभ बेच वो खत्म ही हो गया। और कहीं पूरे राज्य में या कहीं कोई सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश में बचने की स्वतंत्रता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 19 में है। तो 19 के मैंने सब सारे सब क्लोज बता दिए जो 7 थे। 7 में से खत्म हो गया, तो बचे कितने? 6। ठीक है, बचे कितने हमारे? 6। तो ये तो हमारी बात थी हमारे अनुच्छेद 19। समझ में आया? अनुच्छेद 19 क्या देता है हमें? अनुच्छेद 19 19 हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है 6 तरीके की। 6 की 6 मैंने बताई है आपको। नोट कर लो एक बार, एक दो बार रिवाइज करो, समझ में सारी आ जाएगी। अभी लास्ट वाला जो हमारा अनुच्छेद था 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज जी जो था, वो ये हमें प्रदान करता है कि जो हमारे आजकल जो नए नए सेक्टर उभर के आ रहे हैं, अलग अलग जो बिजनेसमैन आ रहे हैं, एमबीए चाय वाला आ रहा है, कुछ भी नाम रख लो, डोली चाय वाला है, तो ये इसी के अनुच्छेद का जो है हमारा उपयोग करते हैं। और क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार है, कौन किसको रोक सकता है? आप छोटी सी कंपनी से बड़ी कंपनी स्टार्ट कर दो। बात करते हैं हमारा अनुच्छेद 20 की, आर्टिकल 20। 19 में हमने बात कर ली है, बात करते हैं अनुच्छेद 20 की या आर्टिकल 20 की। कुछ कुछ दशाओं में दोषी सिद्ध, कुछ दशाओं में दोषी सिद्ध से संघर्ष, कुछ दशाओं में दोषी सिद्ध से संरक्षण, ये हमारा अनुच्छेद 20 बताता है। दोबारा पढ़ो, कुछ दशाओं में दोषी सिद्ध से संरक्षण। तो समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं आया, एक इजी वे में समझाऊंगा आपको। डेफिनेशन तो रट लिया आपने, ठीक है, नहीं रट रही है तो भी कोई काम नहीं है। अब जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देख लो। इसके हैं हमारे 3 सब क्लॉज। 20 का फर्स्ट, 20 का सब क्लॉज 2, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3। ये हमारे अनुच्छेद 20 के 3 पार्ट। पहला एक पार्ट क्या बोलता है हमारा? भूतलक्षी, भूतलक्षी, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। समझो क्या बात है? अगर आपसे पूछे कि आप उसे 20 में क्या लिखा है, तो लिखा है कुछ दशाओं में दोषी सिद्ध से संरक्षण, कुछ दशाओं में दोषी सिद्ध से संरक्षण है। अब पूछे अगर इसके अंदर की या सब क्लोज पूछे, तो इसका पहला सब क्लोज क्या है कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। आ रहा है कुछ समझ में ऐसा? अगर मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूं कि ये हमारा आर्टिकल 20 का सब क्लोज वन बताता है, तो आपको समझ में आ रहा है? भूतलक्षी दांडिक मतलब तांत्रिक वांत्रिक की बात कर रहे हैं, भूत व्याधा की बात कर रहे हैं, और ये हमारे मौलिक अधिकार में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमारा जो संविधान निर्माता था उन्हें पता था कि भारत देश में आगे चल के भूत व्याधा वाला जो सिस्टम भी उनके लिए भी कानून बनाए हैं। पढ़ो देख कैसे है। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार या हमारी राज्य सरकार अगर कोई ऐसा कानून बनाए जिसका प्रभाव भूतपूर्व जो हमारे काम हुए हैं उन पे भी डाले, तो ये बिल्कुल गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो खारिज कर दिया जाएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल लेते हैं रामदेव।
अभी रामदेव जी अपनी पतंजलि के नाम से अपनी पूरी बड़ी संस्था चला रहे हैं, और पूरी बड़ी संस्था चला रहे हैं तो वे काफी प्रोडक्ट अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो उनकी एक आई ड्रॉप है, आई ड्रॉप का नाम है क्या? दृष्टि। तो बोलते हैं दृष्टि ऐसी चीज है, आपके लिए इतनी अच्छी है, सस्ती भी है, कि अगर आपको चश्मा भी लगाए वो भी हट जाए, अगर आपको दूर का नहीं दिखता है वो भी दिखेगा, अगर नजदीक का नहीं दिखता है वो भी दिखेगा। कुल मिला के ये है कि आंख से लेकर कोई भी बीमारी है रिलेटेड, वो सारी खत्म हो जाएगी, वो सारी खत्म हो जाएगी। और ये बेचते बेचते जो कम से कम जो 10 से 12 साल हो गई है। अब कल को, ये तो आज तक की बात है, कब तक की है? 2024 तक की बात है, जून तक, ये सॉरी मई चल रहा है। क्यों बेच रहा है? कोई कानून नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, सरकार ने खुली छूट दे रखी। लेकिन सरकार कल को, मोदी सरकार आएगी सत्ता में दोबारा दोबारा, तो वो आगे बताएगी कि भाई 2025 की बात करो, 2025 में कानून बना देगी कि ऐसी आई ड्रॉप जो ये दावा करती थी कि हमारे इस आई ड्रॉप डालने से हमारी आंख की कोई भी रोग है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएंगे लोग, उस ऐसी कंपनी पर 5 करोड़ तक का जुर्माना, और उसके आई ड्रॉप बंद, और उसके लिए मतलब नए नए प्रावधान बना दे, कानून बना दे, और बता दें कि जब से पतंजलि चली है तब से ये नियम जो है लागू है। तो क्या हुआ? पतंजलि तो बंद तो होगी, हो दृष्टि नाम की बंद तो होगी ही, लेकिन पूरा खामियाजा या जिस जो कानून, इसमें जो कानून अब कल को बनेगा 2025 में मोदी सरकार द्वारा, उसमें लिखी हुई सारी चीजें भूतपूर्व जो हमारे काम हो गए थे उन पर प्रभाव डालेंगे। तो इसी बात को लिए लिखा है कि अगर कल को सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जिसका प्रभाव हमारे भूत वाले जो हमारा कार्य था, कोई ऐसी चीज थी उसमें पड़े, तो हमारा खारिज कर दिया जाएगा, उस टाइम संरक्षण दिलाएगा। हम बोलेंगे सर नहीं, आप अनुच्छेद 20 पढ़िए, 20 का सब क्लोज वन में लिखा है कि हमारे जो भूतलक्षी डांडिक विधियां हैं, जो हमारे पहले से नियम बनते आ रहे हैं, उस पर अगर कल को आप नियम दूसरे बना दोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि पुराने नियम को खारिज करके आप हमारे नए नियम के अनुसार हमें दंडित करोगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि भाई सरकार का ऊंच नीच होती रहती है, आज कांग्रेस, आज भाजपा है, कल अगर कांग्रेस आई तो भाजपा द्वारा बनाए गए कानून को वो रद्द कर देगी, और ऐसे ऐसी चीजों पर जो क्या नाम है, लंबित कर देगी, ऐसे ऐसी चीजों को उन पे इतना बड़ा मोटा जो है लगा देगी, टैक्स वगैरह। ये ऐसे कानून बना देगी कि जिसने अगर इस चीज का एडवर्टाइजमेंट किया है तो उस पर इतने करोड़ का जुर्माना है, उसे सजा है, जबकि ये भूतपूर्व से होती आ रही है। तो उनके लिए संरक्षण के लिए हमारा अनुच्छेद में लिखा है कि अगर कल को कोई सरकार कानून आगे बनाए तो कल से आगे के लिए लागू होंगे, कल से पीछे के लिए लागू नहीं है, चाहे वो कैसे भी एक्ट थे वो पहले, उसके अनुसार अगर वो ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। लेकिन आज जो एक्ट बना है वो आज से आगे के लिए बना, वो पीछे को मुड़ के नहीं देखे, वो आगे की तरफ चलेगा। तो हमें कौन देता है ये संरक्षण? हमें देता है हमारा अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 1। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अनुच्छेद 20 के पार्ट, सब पार्ट हो गया, सब क्लॉज हो गया। ये बोलता है हमारा दोहरे दंड से संघर्ष, दोहरे दंड से संघर्ष। मान लिया आपने कोई चोरी की, इसको समझिए कैसे। आपने कोई चोरी की है और उस चोरी की सजा 5 साल। जाहिर बात आपको 5 साल की सजा होगी, 5 साल की सजा आप काट के आ गए, कल को सरकार बदली, सरकार ने बोल दिया कि जिसने इस प्रकार की चोरी की थी उसको 5 साल की बजाय 10 साल की सजा कर दी गई है। अब 5 साल आप फिर जाओगे क्योंकि 5 साल तो काट आए। फिर अगली सरकार आएगी, वो बोलेगी नहीं नहीं इसकी तो सजा 20 साल कर देंगे, तो ये तो आजीवन ही सजा होगी, इसमें 5 साल की क्या बचा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक दंड के लिए एक बार आपको सजा मिल गई है उसके लिए आपको दोबारा सजा नहीं मिलेगी, एक दंड के लिए दो सजा नहीं मिल सकती या दोबारा सजा नहीं मिल सकती। कि अगर कोई एक्ट ऐसा बन गया कि उसके खिलाफ फिर अब 10 साल की सजा है, लेकिन सजा उसके अनुसार मिलेगी जिस टाइम तुम्हारी सजा हुई थी। मान लिया जैसे आज मेरी सजा हुई है, आज तारीख मान लीजिए कोई भी 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी को जो नियम लागू है उसके अनुसार मुझे 5 साल की सजा लिख दी है, तो भाई मुझे 5 साल की होगी। और अगर 2 जनवरी को ही कोई नया कानून बन गया और उसमें सजा को 10 साल कर दिया तो मुझे इससे घंटा फर्क नहीं है, मैं तो 5 साल ही काटूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ, इसका एग्जाम्पल है लेकिन आपको समझ में आएगा क्या।
अगर अग्निवीर अग्निपथ आपकी योजना पढ़ी होगी तो अग्निवीर ये हमारे जो सबसे पहले जो बच्चे गए थे वो हमारे 2023 में गए, 22-23 में गए थे। तो जो सबसे पहला अग्निवीर का बैच था ये हमारा 2023 में गया था। मतलब जो 2023 में बच्चे गए हैं वो सिर्फ 4 साल की नौकरी करेंगे। लेकिन जो इससे अगर 1 महीने पहले भी बच्चा कोई ज्वाइन किया है ना, वो अपनी पूरी नौकरी करेगा 17 साल से। उसके ऊपर ये स्कीम लागू नहीं होती। ये स्कीम उस पर लागू होगी जिस डेट को ये हमारी लागू हुई है, उसके भर्ती होंगे, उसके बाद जो बच्चे होंगे उन पर लागू होगी। वही यही बात बोल रहा है कि दोहरे दंड का प्रावधान उसके बाद चाहे तुम्हें फांसी की सजा हो उसके कत्ल के लिए या उस अपराध के लिए, लेकिन जिस समय आपने अपराध किया था उस समय क्या कानून था, उस कानून के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। ये है हमारा कौन सा आर्टिकल 20 का सब क्लॉज। ठीक है। संरक्षण अब आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 का होता है, इसको और देखने जा रहे हैं। ये बोलता है भाई स्वयं के खिलाफ गवाही ना देने से संरक्षण। तो क्योंकि स्वयं के खिलाफ गवाही ना देने से संरक्षण मतलब अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपको कोर्ट में या कचहरी में या थाने में तो इस चीज को लेके फोर्स नहीं कर सकता, तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी इसकी। आप बोलो तो वकील कर दो, आप बोलो किसी और से गवाही दिवा दो, गारंटर पकड़ लो। मतलब ये हमारा अधिकार है कि हम अपने केस में या अपने लिए स्वयं गवाही नहीं दें। ये हमारा अधिकार है भाई, हम नहीं दे रहे तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। नहीं, तुमने कत्ल किया है, तुमने अपराध किया है तो तुम ही गवाही दोगे, नहीं देंगे। जैसे केस चलता आ रहा है, आज तो मैंने मान लिया चलो ठीक है, मैंने भाई तेरा जो है इसका मर्डर किया था। अब कोर्ट में सुनवाई चल रही है, बहस चल रही है बहुत जजों की। अब मान लिया मैं पेश किया हूँ, मैंने अपराध किया है और मैं वहां जाके बोल दूं कि नहीं मैंने तो अपराध नहीं किया, ये सारे सब झूठ बोल रहे हैं, तो मेरा अधिकार है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। कोर्ट ये नहीं कह सकती नहीं नहीं तुम्हें ये बात बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं कर दूंगा क्योंकि गवाही ना देने का मेरे पास संरक्षण है, मतलब मेरा अधिकार है, मैं दूं या ना दूं। तो 20 का सब क्लोज 3 ये बताता है। तो विधि समझ में आई कि 3 आर्टिकल की हम बात कर रहे थे 20 में। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। ये हमारा प्राण प्राण एवं प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू लाइफ, अगर इंग्लिश में लिखूं तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण से मतलब सिर्फ यही प्राण की मैं बात कर रहा हूँ जो प्राण हमारे हैं। वो देही मतलब फिजिकली रूप से, ये हमारा अधिकार है। और इसमें एक चीज और जोड़ दी है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? सॉरी, राइट टू लाइफ विद
डिग्निटी, सम्मान के साथ, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, प्राण के सॉरी सम्मान के साथ। अब इसमें दो केस थे, मैं आपको केस में बताता हूँ, जिनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई और इसको लेकर काफी बाद में बहुत बड़े फैसले आए, जो आज के रूप में हम इतने बड़े स्तर पर देखते हैं। ये इसी मौलिक अधिकार के अनुसार हमारे सामने आए हैं या बाद में आगे जुड़े हैं। क्या है? जैसे हमारा ये प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, अगर मैं आपको ऐसा समझाऊं कि ये, अब अगर मैं पूछूं कि हमारा कभी कभी ये सरकार इसको छीन सकती है नहीं छीन सकती है, क्या विचार है? प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो हम हमारी सरकार हमसे छीन सकती है इमरजेंसी के समय। अब जैसे एक बात एग्जांपल को समझाऊं मैं, जैसे आपको अगर जेल होगी है, तो जेल में तो आपको यार उसके कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा। और आप ये नहीं बोलोगे वहां कि मेरे तो प्राण की मेरी स्वतंत्रता है, आप मेरे प्राण छीन रहे हो। अगर आपको फांसी हो रही है तो आप बोलोगे नहीं नहीं, फांसी क्यों दे रहे हो मुझे तो मेरे प्राण और देह की स्वतंत्रता है। मैं तो अपने शरीर को, इतने बड़े विशाल शरीर को लेकर ऐसे घूमूंगा, मैं तो ऐसी प्राणी बन के रहूंगा इस पृथ्वी पर, मनुष्य जूनी में। ये तो मेरा मौलिक अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि मौलिक अधिकार है तो आप कुछ भी काम करो कि हाँ आपको फांसी नहीं होगी, आपका कत्ल नहीं होगा, आपका मर्डर नहीं होगा, आपका जो है एनकाउंटर नहीं होगा। एनकाउंटर भी तो यही है। अगर कल को एनकाउंटर के जो हुआ है जिसका, उसके घर वाले आके बोले कि ये तो हमारे जो बच्चे का था, वो अधिकार था, मौलिक अधिकार था, ये आपने छीन लिया, प्राण देने का अधिकार। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि इनकी लिमिटेशन है। इसका मतलब ये नहीं अगर प्राण एवं देह की स्वतंत्रता आपकी है तो आप कुछ भी करते घूमो फ्रीली, कि नहीं हम, मेरे प्राण कोई नहीं ले सकता, मेरे प्राणों की रक्षा ये करेंगे हम करेंगे, कोई नहीं छीन सकता। बस यमराज अगर साक्ष्य रूप से हमारे सामने आ खड़ा होगा तो ही हमारे प्राण जा सकते हैं। नहीं, सरकार भी ऐसा कर सकती है, कोर्ट ऐसा करता है। मतलब अगर आपको फांसी की सजा है तो आपको कल को जाके कह दोगे कि सर हमारे तो जो फांसी की सजा तो हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है। हमें तो मौलिक अधिकार में दिया हुआ कि आपको जीने का अधिकार है, मतलब प्राण का अधिकार है, देह की स्वतंत्रता का अधिकार है हमें। हमारे इस देह के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते हो, हमें फांसी पे नहीं लटका सकते हो, हमारा पोस्टमार्टम नहीं कर सकते हो। ऐसा भी होता है ना, जब डेड बॉडी हो जाती है पोस्टमार्टम होता है, तो बोलोगे नहीं नहीं हमारा पोस्टमार्टम क्यों करते हो, हमारे इसका पेशेंट का, यह तुम्हारा अधिकार है। नहीं, उसकी दिशाएं अलग है, दशाएं अलग है उनकी। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि कुछ लिमिटेशन होती है। इसका मतलब यदि अधिकार आपको देती है तो बस आपका काम हो गया है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी आर्टिकल है, इसी आर्टिकल को लेकर है, जो हमारा अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आर्टिकल 21 का सब क्लॉज या क्लॉज ए मान। ये हमें दिया था भाई, कौन सा है हमारे, शिक्षा का अधिकार, समझ में आ गया? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये हमारा एक अनुच्छेद बाद में आता है ये हमारा अनुच्छेद बाद में जुड़ा है। कौन सा अनुच्छेद? 21 का सब क्लॉज या क्लॉज ए मान लीजिए। ठीक है, अब इसकी जुड़ने की जो प्रक्रिया है, या जो इसका बैकग्राउंड है, या इसका जो हमारे आधारशिला है, या इसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके बारे में बात करते हैं। ऐसा होता था पहले कि मान लिया कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, ये प्राइवेट कॉलेज है, तो उसमें क्या होता था, चलो उसी का एग्जाम्पल लेते हैं जिसके हम बारे में बात करते हैं। कर्नाटक राज्य सुना है? कर्नाटक राज्य में एक मेडिकल कॉलेज था, कर्नाटक राज्य में एक कॉलेज था। तो इस कॉलेज के नियम थे, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, लेकिन नियम थे भी, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर समझिए। इस कॉलेज में नियम ये थे, अगर कोई बच्चा अच्छी रैंक के साथ या एंट्रेंस पेपर क्लियर करके आएगा, तो उसके मात्र जो है फीस मान लीजिए आप 250 रुपए है। और अगर आप बिना पेपर क्लियर करे आएंगे तो आपकी फीस जो है, हमारी जो है 5,000 रुपए है। और ये बच्चे दोनों हमारे राज्य के होने चाहिए, मतलब ये कॉलेज कहाँ था हमारा, कर्नाटक में था, कर्नाटक।
ठीक है। अगर कोई कर्नाटक का बच्चा एंट्रेंस देके पास हो गया ना तो उसकी 250 रुपये फीस है। और ऐसा था, 250 के बजाय अमाउंट अलग हो सकता है बस, लेकिन समझाने का उद्देश्य मेरा वही है, उसी उद्देश्य से आप समझिए। 250 रुपये था। अब 250 रुपये में जो एंट्रेंस पास नहीं हो पाया, अगर एडमिशन लेना चाहता है, कर्नाटक का ही छात्र है, तो उसके लिए 5,000 रुपये। और अगर यूपी का बच्चा जा रहा है तो उसके लिए भाई 60,000 रुपया। ये नियम थे। अब हमारी एक होनहार छात्र, क्या नाम था, मोहिनी जैन। क्या था हमारा नाम, मोहिनी जैन। मोहिनी जैन जी पहुंची वहां एडमिशन लेने। कहां से आई हो, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी भाई। यूपी से प्रधान है, जो आजकल का ट्रेंड है, तो वही वाला यूपी। मोहिनी जैन जी वहां पहुंची, मुझे एडमिशन चाहिए। हमने कही कहां से आए, यूपी से आए, तो 60,000 रुपये। कर्नाटक से, यहाँ से 5,000 रुपये। मतलब 250 250 वाले बच्चे भी उनका इंटरेस्ट देगा आया। तो मतलब इतनी विवेचनाएं थी, इतनी ज्यादा विविधताएं थी उस चीज में कि वो समझ नहीं पाए। और सीधी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो बाद में, पहले वो वहीं पहुंची होंगी अपना। डायरेक्ट रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो। मान लीजिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उन्हें जाकर बताया कि सर आप एक बार बताइए, अभी तो आपने हमें समझाया और उसमें ऊपर लिखा है हमारे संविधान में, राइट टू लाइफ, जो जीने का हमारा अधिकार है, प्राण के देह की स्वतंत्रता है, और तो वो हमारी कब होगी। और उसी में निहित है कि सम्मान सहित, विद डिग्निटी। विद डिग्निटी वाला शब्द क्यों जोड़ रखा है, मतलब संविधान में तो विद डिग्निटी शब्द नहीं है, लेकिन उसने बोला कि ये इसी में निहित है कि सम्मान सहित जो है हमें ये स्वतंत्रता प्रदान है, ये हमारा ये अधिकार है। मान लिया अगर मैं अनपढ़ हूं तो मेरे से लोग कैसा बर्ताव करेंगे, और मेरी साइड में मेरे भाई आईएएस आईपीएस अधिकारी है, तो आप उससे कैसे बर्ताव करेंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि अगर उसके पास एजुकेशन है तो उसका लेवल ज्यादा है, उसको जीने का अधिकार मतलब मेरे से ज्यादा हो गए। उसको सम्मान सहित लोग बात कर रहे हैं, सम्मान सहित समाज में जी रहा है। और अगर मैं अनपढ़ हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, या किसी चीज से वंचित हूं, तो मुझे दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये भी तो हमारा अधिकार है। तो ये अधिकार हमारा कब बदलेगा, ये माहौल हमारा कब बदलेगा, कि जब बदलेगा जब हम शिक्षा पर जोर देंगे। जब सबको समान शिक्षा हो जाएगी तो ये जो हमारा देखने का नजरिया है सबको इक्वल हो जाएगा। अगर समाज में 10 लोग हैं, 10 के 10 पढ़े लिखे हैं, तो हमें उनमें छांटने में बहुत कठिनाई होगी कि किसमें क्या बारीकी है, इसका लेवल ऊपर है नीचे। अब हम इजिली छांट देते हैं। जैसे गांव में होता है, अभी कोई यूपी पुलिस में है तो उसका लेवल ये है, कोई दिल्ली पुलिस में उसका लेवल वो है, कोई अनपढ़ किसान है उसका लेवल ये वो है। तो अभी भी हम शिक्षा के अनुसार ही वर्गीकरण करते हैं समाज में। जिसके पास ज्यादा शिक्षा है हम उससे अच्छी सलाह लेते हैं, जिसके पास नौकरी है उससे हम ज्यादा अच्छी सलाह लेते हैं, बात मानते हैं उसकी। तो उसने बोला कि जब तक हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा ना, तब तक हमें ये असमानता देखने को मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट बोला यार बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। तो इस केस का नाम था हमारा क्या, इस केस का नाम है हमारा मोहिनी जैन। आप लिख लो इसे, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य। और ये हमारा कब हुआ था, 1992 में हुआ। ये केस कुछ ज्यादा है, यूपीएसआई में, यूपीसीएस में। ठीक है, ये 1992 में हुआ था। इसमें बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भैया कि बात इनकी ठीक है, और हम शिक्षा को फ्री करते हैं, शिक्षा को फ्री। अब शिक्षा को फ्री होते नहीं होने के बावजूद एकदम फिर वही दिक्कत आने लगी। सरकारी संस्था तो चलो ठीक है, सरकार से पैसा आ रहा है, सरकार चला रही है, लेकिन प्राइवेट का क्या है, प्राइवेट तो बंद हो जाएंगे, उनका तो रोजगार या उनका जो व्यापार है वो खत्म हो जाएगा। इसके लिए बहुत आंदोलन हुई है, बहुत खिलाफ हुई है। तो इससे अगले ही साल, इससे हमारा नेक्स्ट ईयर इसी से एक और केस आया जिसका नाम है हमारे का उन्नी कृष्ण। उन्नी कृष्ण वर्सेस
आंध्र प्रदेश राज्य, जो हमारा यही साल आया 1993। और जितने भी संस्था के ये बड़े बड़े कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, स्कूल हैं, ये सब के जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो मालिक हैं, सब पहुंचते हैं कि साहब ये क्या किया तुमने। सुप्रीम कोर्ट से बोलते हैं कि बाबा ये आपका आदेश तो बहुत घातक हुआ हम पे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम कहाँ जिएंगे फिर, अगर शिक्षा को फ्री कर देंगे तो हम कहाँ जिएंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार बात तो इनकी ठीक है। ये बोलने लगे कि सर आप एक बार तो ऊपर अनुच्छेद में 19 में बोलते हो कि आपको व्यापार और वाणिज्य करने का अधिकार है, अब व्यापार कहाँ करने दे रहे हो आप हमें? अब इसमें क्या कमाई हो जाएगी, क्या व्यापार हो जाएगा, मेरे को स्वतंत्रता है ही ना, तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को हम बाहर रखते हैं, प्राइवेट तुम अपने हिसाब से अपना काम कर लो, लेकिन इसके अंदर अभी भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी कॉलेज वगैरह हैं, स्कूल है, सरकारी कॉलेज या स्कूल, उसके लिए जो भी बच्चा 6 साल से 14 के बीच है, उसको हम उसको राज्य सरकार फ्री में शिक्षा देंगे, फ्री शिक्षा। बोल दिया भैया। अब आप बताओ बोलने से हो गया, बोलने से क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट का देखो आदेश आ गया था 1993 के से। एक तो आया था 1922 में, उसमें सॉरी 92 में, उसके खिलाफ फिर दूसरा आया उसको पलट के 1993 कि आप जो प्राइवेट सेक्टर वो बाहर जा सकते हो, लेकिन सरकारी जो संस्था है, सरकारी जो स्कूल है, उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करनी हो और अनिवार्य है। इतना सक्षम अब राज्य हो चुका है हमारे देश में कि वो फ्री शिक्षा दे सकता है इस वर्ग के बच्चों के लिए, जो 6 से 14 शिक्षा, जो 14 साल के लिए, ठीक है। लेकिन अब ये बात हो गई थी हमारी 1993, ठीक है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगे। और जू कब रैंक दी है, जैसे अब रैंक दी है, अब मतलब जब चुनाव होता है, जब सरकार बड़े बड़े काम करती है, और जो फैसले 10-5 साल पहले थे उनको अब लागू करती है। कागजी में तो ये लागू हो गया था 1993 में, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो काम हुआ वो हुआ 86वां संविधान संशोधन 2000, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और 86वां संविधान संशोधन 2002 से ही हमारा अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट लिख लो भैया, 21 का पहला हमारा जुड़ा, जो क्या है हमारा शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, शिक्षा का अधिकार। इसको आप लिख के रख लो भाई इतनी चीज। कितनी बार कितनी बार क्वेश्चन आया है, दो तीन तरीके से आया है कि शिक्षा का अधिकार हमारा कौन सा अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 21 का क्लॉज 1 में है। कौन सा संविधान संशोधन जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ये भैया जोड़ दिया, बोल दिया कि हमारा ये जो शिक्षा का अधिकार है ये हमारा संवैधानिक हो चुका है और हमने इसे संविधान में जोड़ दिया है, बस कितनी बात बोल दी। क्या इस पे काम हुआ, इस पे काम नहीं हुआ। फिर चुनाव आया 2009 में, 2009 में जाकर सर्व शिक्षा अभियान करके जो था, सर्व शिक्षा अभियान, ये स्कीम सरकार ने चलाई, भारत सरकार ने। और 2009 में जाके फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री हो पाई। कहा 1992, और 92 से फिर कहा 2009, देख लो 18 साल लग गए इस काम को होने के लिए, जो होना था हमारा 93 में ही। तो ये सरकार की तो ये नियत होती है कि इस चीज को खींच लिया जाए। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि कोई कौन सरकार ऐसा चाहेगी कि जो हमारे मूल अधिकार है उनको हमें 100% दे दिया जाए, ये हमें वंचित कर देंगे। और इसीलिए बोलते हैं, अंबेडकर जी ने बोला था जो हमारा अनुच्छेद 32 है, 32 क्या है, गारंटर है संवैधानिक उपचारों का, जो संरक्षण करता है हमारे अनुच्छेद की, हमारे पूरे संविधान में जो मौलिक अधिकार सबसे इंपोर्टेंट है भारत नागरिक के लिए, उनका प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो इसको भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कही थी, संविधान की आत्मा।
इसलिए किया कहा था कि ये जो सारे अनुच्छेद हमारे जो मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं सारे, उनका सबका कारण 32 है। 32 क्या बोलता है कि अगर कोई सा भी एक अधिकार तुमसे छीन लिया जाएगा, तो हर नागरिक को जो ये अधिकार है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। उसको ये अधिकार है, बाकी किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते। कोई संपत्ति, कोई कुछ, कोई कैसे, कोई दिक्कत हो तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकार को लेकर कोई केस है, कोई बात है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला था। ठीक है, द हार्ट एंड सोल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनुच्छेद 21 की बात हो चुकी है अभी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 हमारा क्या बोलता है? ये बोलता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक विरोध से संघर्ष। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक विरोध से संघर्ष, ये हमारा अनुच्छेद 22 बोलता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो इसको हम बात करेंगे। इसके हैं हमारे 4 पार्ट। आर्टिकल 22 का सब पार्ट 1, 22 का क्लोज 2, आर्टिकल 22 का सब क्लोज 3 और आर्टिकल 22 का सब क्लोज 4। ये हमारे इसके 4 सब क्लोज है। ये क्या बोलते हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर गहरी बातें से आपको ध्यान से सुनो यार, क्लास तो चलती रहेगी, पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी। जब तक आप अपना अधिकार नहीं जानोगे ना किसी भी क्षेत्र में, तब तक आप वंचित ही रहोगे। सीधा सीधा मतलब है, जब तक आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे तब तक आपको कोई नहीं देगा। हाथ में ले कोई अपना अधिकार लेकर नहीं खड़ा है। आप इस चीज को गांव से रिलेट कर लो, शहर से रिलेट कर लो, मौलिक अधिकार छोड़ो, किसी और चीज से रिलेट कर लो। आपकी चीज जो आपसे मांग के ले जा रहा है, वो आपको बिना मांगे आपसे वापस नहीं लौटा सकता, तब तक आप उससे नहीं मांगोगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने जैसे इसको आपके ब्याज के रूप में देखना, अगर आप पैसा दे दोगे, पैसा आपका प्लस ब्याज भी आपका, तो उसे जब दे रहे हो आप, बड़े विनम्रता से वो दे जाए। लेकिन अगर उसको देने की बात आएगी, कि इस चीज को मौलिक मौलिक अधिकार और सरकार समझ, हम मौलिक अधिकार है जो हम अपना पैसा दे रहे हैं, वो सरकार है। हमने मौलिक अधिकार होते हुए हमने पैसा दे दिया सरकार। अब सरकार उसे कैसे लौटाएगी, हमें बहुत जोर पड़ेगा। तो कभी कभी तो हमें बस बातों से ही कुछ ऐसी चीज फंसाने देते हैं, बाद में अपना में या चल तू छोड़ा ब्याज कम कर दे, थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे दे, तो सरकार दे देगी। मतलब सरकार मतलब क्या हो, जिसने हमें हमसे कर्जा लिया था या पैसे उधार लिए थे, वही सेम प्रोसेस हमारा मौलिक अधिकार और सरकार में होता है। तो वो हमें देते हुए बहुत घबराएगा, बहुत नखरे करेगा। और कभी कभी तो ऐसा है कि बात वहां तक पहुंच जाए, कोर्ट कचहरी तक जो पहुंचती है। हम अपने मौलिक अधिकार को जो हमारे संविधान में लिखे हैं, निर्माता बता के गए कि ये तुम्हारे अधिकार है, उनको भी सरकार नहीं दे रही है, बाकी तो बताएगी ही क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, आज तक संविधान में सब चीजें जुड़ी ही है। सरकार ने अपने हित में काम किए हैं, संविधान संशोधन किए हैं। कुछ संशोधन में सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, कुछ संशोधन जो है स्पेशल मेजोरिटी से होता है। तो वो कर लेती है सरकार, अपने हित में सदा वो उसने काम किए हैं, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। अपने लिए उन्होंने सदा काम किए हैं, और अपने हित में उन्होंने अपने संविधान में संशोधन किए हैं। लेकिन अब एक बात सोच के देखना, क्या कभी मौलिक अधिकार को उन्होंने 6 से 7 किया है? या किसी मौलिक अधिकार को उसने ऐसा किया है कि जिसका बैकग्राउंड कम था उससे ज्यादा कर दिया है, या जिसका दायरा कम था उसे बढ़ा के ज्यादा कर दिया है? उसने सब चीज को लिमिट और किया है।
हर चीज को। तो सरकार की, सभी सरकार की बात कर रहा हूं मैं, सत्ता सरकार हो या विपक्षी सरकार हो, किसी की बात हो, जब अपनी सत्ता में सब सरकार होती है तो सबका ये नियत होती है कि कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज से वंचित रखा। और मैं पूरे मन से बता रहा हूँ इस बात को कि अगर जिस इंसान को, जिस नागरिक को अपने अधिकार पता है और सही से उसे लड़ना आता है अधिकारों को लेके, किसी से मार नहीं खा सकता है, चाहे उसके सामने डीएसपी हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, कोई भी हो। वो सब लोक सेवक हैं, वो हमारे सेवक हैं, हम उनके सेवक बने होते हैं। हम एसएसपी के दफ्तर जाते हैं, वहां गेट पे बैठ जाते हैं, एसएसपी सामने है, नो बिहार है, लाइन में। उसका जो गनर होता है वो धमका देता है, और साफ साफ करते हैं हमने। क्यों भाई? उसे दफ्तर, उसे तनख्वाह, उसे पैसा, उसे इज्जत, उसे वर्दी किस काम के लिए दी है सरकार? हमारे लिए दी ना, हमारा काम करेगी ना। हम एसएसपी के सामने पेश हुई, मान लिया एसएसपी के सामने, एसएसपी बहुत बड़ी बात है, तुम थोड़ा थाने के एसओ के पास ले जाओ, तुम्हें डायरेक्ट बढ़ने की अनुमति नहीं है, तुम डायरेक्ट एसओ से जाके मिल लोगे। अगर कोई गांव का पढ़ा लिखा है या प्रधान किसी पद पे है तो जाके डायरेक्ट मिल सकता है, लेकिन आम नागरिक गरीब नहीं जा सकता। और ये तब तक नहीं जा सकता जब तक इसे मौलिक अधिकार नहीं पता होंगे। और आज मुझे मुझे अपने मौलिक अधिकार पता है तो मैं जा सकता हूँ सीधे। वो बोले बाहर बैठो, क्यों बैठो भाई, क्यों बैठो बाहर, ये बताओ मुझे। तुम लोक सेवक हो ना, तुम समाज सेवक हो ना, तो समाज समाज सेवा करो। तो जब तुम समाज की नहीं सुन रहे, लोगों की नहीं सुन रहे, तो किसकी सेवा करोगे भाई? किस लिए तनख्वाह दे रही है तुम्हें सरकार? तो हम अपने अपने जो मौलिक अधिकारों को दमन खुद कर रहे हैं, खुद दमन कर रहे हैं। और इतना दमन कर चुके हैं 70-75 सालों में कि अब उन्हें भाई जागने की उम्मीद ही खत्म कर दिया। अब हमें उम्मीद नहीं लगती कि अब कभी भी हम पुलिस से नजर मिला के बात करेंगे। अगर एक सिपाही रैंक का आदमी ही, पुलिस अधिकारी या पुलिस का कोई कर्मचारी हमारे गांव में आ जाए तो हम बैठ के खड़े हो जाते हैं, बैठे बैठे। क्यों हो जाते हैं? हमने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो एसएसपी के सामने पैर पैर रख के बैठते हैं, क्यों अलग नागरिक है? नहीं, उन्हें अपने अधिकार पता है। जाओ यूएस से, तो वहां से पुलिस देखो कैसे बात करती है। जी, जी मतलब इंग्लिश में कुछ बोल, लेकिन हमारी पुलिस जिस दिन हमें रोक के हमसे जी से बात करे, उस दिन समझ जाना कि हमारा देश विकसित है, हमारा देश पढ़ा लिखा है। अब हर नागरिक को हमें मौलिक अधिकार का पता है। और जब तक पुलिस वाले हेले उधर पढ़, वहां बैठ, वहां से इधर, इस तरह की भाषा होती है, जैसे जानवरों से बात करते हैं। जानवरों में हमें क्या फर्क है? शिक्षा का फर्क है, बाकी सब चीज इक्वल है। सारे सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सारा सिस्टम बराबर है। सारी चीज है, सब जो काम हम करते हैं वही काम वो करते हैं। जनसंख्या बढ़ाने में उनका हाथ है तो हमारा भी हाथ। तो मतलब हम भी एक जानवर ही है, लेकिन फर्क क्या है? भाई हमको कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, हमें कुछ पता है देश में तरक्की क्या करनी है, प्रकृति में कैसे बदलाव करनी है, मानव के हाथ में बात है, कि जानवर के हाथ में बात नहीं है। और हमें मानव भी है, और लेकिन जब भी जानवर बन रहे हैं इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं अधिकार से वंचित रखा है, मौलिक अधिकार हमसे बता ही नहीं जाते। और मैं इस बात को फिर गारंटी के तौर पे बताता हूँ, जिस दिन स्कूल में ये सब्जेक्ट कंपलसरी कर दे, उस दिन समझना उस सरकार की जिसकी नीयत में खोट है उसके उल्टे दिन शुरू हो चुके। और इसी इसी डर की वजह से, इसी जो है मामले की वजह से कोई भी सरकार नहीं चाहती कि हमारे मौलिक अधिकारों को सब नागरिकों को पता हो। कि जिसको मौलिक अधिकार पता हो गए उसे हम किसी तरह से नहीं घोर गिर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, अगर नीयत आपकी साफ, अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो कोई अधिकारी, कोई सरकार, कोई माई कलाल आपको झुका नहीं सकता। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो सिर्फ इसी काम के लिए है। उसमें आपका पद, आपका वजूद, आपका पैसा, आपकी उम्र, आपका लिंग, आप किस राज्य से हो, कहां से हो, वो कुछ नहीं देखता। वो बात करता है सिर्फ न्याय की। अगर आपके साथ पुलिस अधिकारी ने किसी ने गलत किया है, किसी सरकार ने गलत किया है, तो आप समक्ष उसका सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन कब है? जब आपको पता होगी कि हाँ, अगर मेरे साथ सरकार ऐसे गलत कर दे या पुलिस ऐसा कर दे तो मैं उसके खिलाफ जा सकता हूँ। दिल्ली पुलिस को देख लो, आप कहीं दूर मत जाओ। दिल्ली वाली यूपी में देख लो, बॉर्डर मिले हुए हैं, लेकिन दिल्ली और यूपी उनके, तुम दिल्ली पुलिस के किसी सिपाही से बात करना, यूपी पुलिस से करना, दिल्ली पुलिस का सिपाही अगर बात करेगा तो तमीज से करेगा, वरना नहीं करेगा। और अगर यूपी पुलिस का, अगर तुम मिलने जा रहे हो एसओ से, तो वो सिपाही एसओ मान के बैठ जाता है, मैं एसओ हूँ, बताओ क्या काम है। तो वो पहले ही अपनी लाल लाल आंख दिखा देता है। तो नागरिक डर जाता है ना, हाँ सही है। बोलता है एप्लीकेशन लिखानी, किसकी एप्लीकेशन? एफआईआर करानी सर, किसकी एफआईआर करानी है?
दूसरा ऐसे ऐसे वो लड़के ने ऐसे ऐसे मार दिया, क्यों मार दिया, ऐसे कैसे मार दिया, मतलब उसे बातों में झंझाड़े फंसा लेंगे। और अगर आपको अधिकार पता है ना, और नहीं पता तो पढ़ो ना, नागरिक बनो ना, नागरिक तंत्र स्थापित करो ना भारत में, भीड़ तंत्र क्यों करा रखा है, क्या वजूद है इसका। और इस सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। तभी ये वाला एक शेर था जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कि जलते हुए घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, उसका छप्पर आपका है। अगर आप मेरे साथ कोई पुलिस अधिकारी बदतमीजी से बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो कल को तुमसे भी करेगा, और हम वहां खड़े होकर हंसते हैं कि देख देख ऐसे बात। इसी के लिए वो शेर बता रहा हूँ, कि जलते घर को देखकर हंसने वालों, जलते घर को देख के हंसने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। पीछे आपके तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है। पीछे आपके तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर आज आया है। और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। समझ रहे हो ना। तो ये बातें वहीं सटीक बैठती हैं, क्योंकि सबका अधिकार है यार। अगर आपको कुछ चीज पता है तो उसे दूसरे को बताओ। अगर मुझे पता है ये मौलिक अधिकार, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पैसा थोड़ा ले रहा हूँ, कोई चीज थोड़ा ले रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा बता रहा हूँ। मेरे से नहीं पढ़ना, किसी और से पढ़ लो, कम से कम अधिकार तो आप पढ़ लो। मान लिया पेपर में नहीं आना कुछ भी, मत आओ, भाड़ में जाओ। हम 70 80 साल की उम्र में क्या 2 घंटा हम अपने बारे में नहीं पढ़ सकते, अधिकार के बारे में पढ़ सकते। तो इसे पढ़ो यार। तो इसी के लिए मैं एक बता रहा हूँ, कि अगर आपने मुझे इधर पढ़ लेते कि नागरिक के राह पे आप चल पड़ोगे यार, आपको अच्छे बुरे में पता लग जाए, तो पढ़ो ढंग से, सही से पढ़ो। तो हम बात कर रहे थे हमारे अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में हमारे 4 सब क्लोज है, ठीक है, 4 सब क्लोज है। 4 सब क्लोज में पहला क्या है, कि हमें अपनी, जो हमारी गिरफ्तारी है, उसका कारण जानने का अधिकार, कारण जानने का अधिकार है। अगर आपने कुछ केस कर दिया है, पुलिस कार्रवाई करेगी, एफआईआर करेगी, आप घर आएगी और आपको गिरफ्तार करने आएगी, तो ऐसा नहीं आप ऐसे उठ के पुलिस बोल चल भाई अंकुर नाम के लड़के गाड़ी बैठ। हालांकि ऐसे होता है, वो डर जाते हैं, मारती अलग, नहीं नहीं साहब हमारे बच्चे को छोड़ दिए, मुझे अलग। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि हमारा जो अनुच्छेद 22 है ना, जो संविधान में लिख के चले गए थे 1950 में भी, उन्हें पता था इस पुलिस व्यवस्था हमारे यहाँ ऐसी है, उन लोगों को, हमारे को समझदार नहीं है कि वो हमारे मौलिक अधिकार पढ़ लेंगे। उन्हें पता था कि हमारे नागरिक बनना नहीं चाहते, नहीं पढ़ना चाहते लोग, किताब लिख के गए थे वही नहीं पढ़ी जा रही मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार नाम के काम ही नहीं कर रहे हैं कोई भी नागरिक हमारा, संविधान को पता ही नहीं है कुछ भी। जिस देश में रह रहे हो, जिस जीवन में जी रहे हो, तुम उसकी नहीं पता कर रहे हो, तो तुम क्या ही इंसान बनोगे। तो उन्हें पता था, तो उन्होंने लिख दिया था तभी कि भाई हमारा जो अनुच्छेद 22 का सब पार्ट 1 है, उसमें लिखा है अगर किसी की अपनी गिरफ्तारी होती है तो उसे जानने का अधिकार है कि भाई मेरी गिरफ्तारी क्यों हो रही है, कारण बताओ। अब ऐसा नहीं है आपको भय लगे, बाकायदा एक फॉर्मेट निकल पेपर होता है, उस पे ऐसे ऐसे लिखा होता है, फलाना ये किया वो किया, नाम होता है आपका, जो अरेस्ट करने आता है वो उसका नाम होता है, रैंक होती है, कहाँ से आए हैं उस थाने का एड्रेस होता है, आपके आसपास के 2 3 लोगों के साइन होते हैं कि हम इसे गिरफ्तार करके जा रहे हैं, यहाँ साइन करो। ऐसी प्रक्रिया होती है, लेकिन हमारे बैठ गाड़ी में चल फट, खत्म। तो ये आपका अधिकार है कि आप जानो उस चीज को, कि बताओ सर मुझे किसके खिलाफ गिरफ्तार कर रहे हो तुम, क्या अपराध है मेरा, या दिखाओ मुझे, जो तुम मुझे अरेस्ट करने आए हो, आपके पास क्या ऑर्डर है, दिखाओ मुझे, लिखित रूप में होता है वो, अब मांगा करो। ऐसे नहीं बैठ के तुम लोग गाड़ी में पीछे दबाव में, ये मेरे प्रधान है बाप रे। ऐसा कोई नहीं है, सबके बाप अपने अपने हैं। फिर अगले में है भाई चलो गिरफ्तार तुम कर लिया, तुमने कोई ना कोई कांड किया था, और तुम ठीक है चुपचाप बैठ गए, कोई लड़की केस था, और पुलिस वाले बोले, चलो भाई अंदर बैठ, तुम भाग के बैठ गए, हाँ हाँ लड़की केस है बैठो आप। तो उसमें क्या है, फिर आगे अगर आपने भाई गिरफ्तार तो हो ही गए हो, उसमें क्या है, अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार है, वकील चुनने का अधिकार है, कि भाई अब इस केस के लिए, जो हमारा एक गंभीर केस है, इसके लिए हम बढ़िया सा वकील करें। और सरकार बोल दे नहीं ये वकील तो सिर्फ वही करेंगे जिसके पास करोड़ रुपया होगा, ऐसा नहीं है।
वकील की फीस उनके अपने हाथ में है, ठीक है, लेकिन वो फिक्स नहीं है। आपको कपिल सिब्बल करना है तो करिए, आपको कोई वकील करना है नामी गिरामी तो उसे कर लीजिए आप, ये आपका अधिकार है। सरकार नहीं बोल सकती है ना, सरकार ये बताए कि सिर्फ आपको ये चार में से एक वकील करना है। आपकी मर्जी है कितना बड़ा वकील कर लो, आप पे ज्यादा पैसा दो आप ज्यादा कर लो। बड़े बड़े लोग देखे हैं तुमने, जैसे अभी केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तो जितने पुलिस वाले थे इतने जो है हमारे वकील थे। वो क्यों थे? उसको बचाने के लिए थे, संरक्षण थे उसके। हमारा कोई संरक्षण होता है? वहां तो लगा देते, चल चल बैठ गया उसका लड़का है, बैठ जिप्सी में बैठ, होगा पता लगेगा जब ऐसे काम करता फिरता है। तो हमें संरक्षण कौन दिखाता देता है? वकील तो देता है फिर, हमारा केस लड़ता है। तो आप कितने बड़े वकील को आप जो चुन सकते हो, अगर आप पे ज्यादा पैसा बढ़िया वकील हो जाएगा, जाहिर सी बात है। कम पैसा है तो छोटा वकील होगा। तो आपको ये भी अधिकार है अपनी पसंद का वकील चुनने का। तो हमारे अनुच्छेद 22 के सब लोग दो में क्या है कि हमें अपने पसंद के वकील चुनने का अधिकार है। 22 का सब क्लोज ये क्या कहता है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं है आज तुम्हें थाने में बैठाए रखा पूरे दिन, कल को बोल दिया चलो भाई आज तो संडे है, आज तो हम छुट्टी में जाएंगे, हम अपने गाँव जाना है, पुलिस वाले बोल रहे हैं तुझे परसों देखते हैं, परसों तुझे वहां ले जाएंगे, आज तो थाने में या जेल में। ऐसा नहीं होगा। गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और आप पूछ सकते हो कि सर 24 घंटे होने वाले, मजिस्ट्रेट के सामने मैं पेश क्यों नहीं किया, मेरा क्या मतलब है थाने में बैठाने का तुम्हें? फिर मजिस्ट्रेट आदेश देगा कि इसको कस्टडी में रखना है, इसको पुलिस कस्टडी में रखना है या परमानेंट कस्टडी में रखना है। और अगर पुलिस कस्टडी में रखना है तो बोल देगा कि सर 15 दिन चलो इसका अपराध सिद्ध होगा, तो इसके लिए आप 15 दिन इसके पुलिस कस्टडी में रख दो इसे। पुलिस कस्टडी में रख दिया, ठीक है। और 15 दिन के अंदर बोल रहे हैं कि कोई सबूत ऐसा लाओ जिसके खिलाफ जो है सही साबित हो जाए, उन्हें पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिला, तो फिर ये क्या बोलेंगे, चलो इस कस्टडी में हटाओ, इसे फिर और रखेंगे हमारे क्या 75 दिन के लिए। मतलब लगभग 3 महीने के अंदर अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया या पुलिस नहीं जुटा पाई तो आपको रिहा कर दिया जाएगा, बेल हो जाएगी आपको। केजरीवाल जी के साथ हुआ ऐसी। ये परमानेंट बेल नहीं है, टेम्परेरी, लेकिन हुई है, मतलब कारण वही है। अगर परमानेंट होती, अगर जिस दिन केजरीवाल को गिरफ्तार हुए 3 महीने हो जाएंगे और उनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा विपक्ष पार्टी या सीबीआई या कौन कौन सी ईडी वगैरह जो भी लग रही है, वो अगर सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए ना तो 3 महीने से ज्यादा नहीं रोक सकते फिर उसे। 3 महीने के बाद उन्हें रिहाई करना होगा, बेल देनी होगी। ये हमारा उनका अधिकार है। तो केजरीवाल जी को जानते हैं, केजरीवाल जी जानते हैं, ठीक है। उनके वो नहीं जानते तो उनके तो वकील है भाई, नामी गिरामी वकील, वो बता देंगे सर 3 महीने लौटे आए और आराम से। 3 महीने बाद तो आप बेल हो ही जाएंगे आपको, क्योंकि आपका कोई दोस्त मतलब अपराध किया ही नहीं या कोई घपलाबाजी है ही नहीं आप खिलाफ, जो सरकार या ये जो सरकारी एजेंसियां हैं वो जुटा ही नहीं पाई है सबूत, तो आपको रिहा कर दिया जाए। तो ये अधिकार आपके भी है, लेकिन हमें कौन जाने। विपक्ष ने अगर 1 लाख रुपए दे दिया पुलिस वालों को तो आपको हम वहां जो जेल हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है सर क्यों जेल हो गई, सबूत मिल गया तुम्हें, नहीं मिले फिर भी जेल हो गई, क्योंकि हम ऑब्जेक्शन ही नहीं करेंगे उस चीज, हम ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फिर 24 घंटे के अंदर हो गया ना मजिस्ट्रेट वाला, ठीक है। अब है हमारा 22 का सब क्लोज 4, निवारक निरोध से संरक्षण, निवारक निरोध से संरक्षण, ये क्या बोलता है कि मान लिया कोई हमें से ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा बंदा है कि इसकी आशंका है पुलिस को कि ये कोई तीज त्योहार पे कोई ना कोई केस करता है, गारंटी से। जैसा होली पे भी होता है हमारे यहाँ कई बार होता है, जैसे होली मनाते हैं ना लोग, तो उस टाइम ज्यादा प्रकोप होता है इसका, अल्कोहल का। जबकि सरकार का मानना यह है कि सर हमारे तो ठेके बंद थे। अरे जब ठेके तुम्हें बंद ही करने तो बता के करने हैं। एक हफ्ता पहले बोर्ड लग जाता है कि 22 तारीख को ठेके बंद होंगे, 22 तारीख को ठेके बंद होंगे। उस सरकार को उस दिन इतना फायदा होता है कि 2 दिन की दारू एक दिन बिक जाती है।
2 की क्या 3 दिन की दारू एक दिन बिक जाती है। और बोर्ड लगाते हैं कि कल ठेके या परसों ठेके बंद होंगे, तो स्टॉक लगा लेते हैं। अरे ठेके बंद होने का मतलब क्या है? ठेके बंद होने का सीधे मतलब है कि तुम्हें दारू नहीं बेचनी उस दिन, तो चुप बंद कर दो ना फिर, बंद कर दो। ठेके नहीं खुलेंगे, बात खत्म। जिस दिन ठेके नहीं खुले उस दिन बोर्ड लग जाएगा कि आज ठेके नहीं खुलेंगे। तुम पहले से प्रचार कर रहे हो कि 17 आने वाली 17 तारीख को ठेके बंद रहेंगे, उसका मतलब संकेत ये दे रहे हैं कि भाई लगातार पियो तब तक, और एडवांस में रख लो। उनका मतलब ये होता है। तो हमारे जो होली या दिवाली पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पी पा के अपना जो ड्रामा फिरामा कर देते हैं, थोड़ा सा जो माहौल खराब कर देते हैं। या ये तो त्योहार की बात हो गई है। अगर इसको आप दूसरे समझो तो ऐसे, जैसे हमारे मेरी कोई रैली है आज, और मुझे आसन पुलिस को आशंका है कि भाई ये विपक्ष का आदमी है, तो ये रैली पे कहीं ना कहीं पथराव करेगा या माहौल बिगाड़ेगा, तो उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। और वो पूछेगा ऐसे कि सर मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, मुझे सबूत दिखाओ, मुझे दिखाओ। सर हमारा अनुच्छेद 22 का सब पार्ट 1 कहता है। फिर पुलिस वाले बताएंगे कि भाई तेरे 22 का अगर सब क्लोज 1 बताता है तो 22 का सब क्लोज 4 भी पढ़ ले। वो ये बताता है कि शक के तौर पर किसी इंसान को गिरफ्तार या कस्टडी में लिया जा सकता है, या उसको उठा लिया जाएगा। ये 22 का भाग 4 कहता है। तो 22 का भाग क्या है, 4 क्या है, कि किसी व्यक्ति को शक के तौर पर आप गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से 370 हटाई इससे, जितने भी बड़े नेता थे वो सारे चुन चुन के अंदर कर दिए कि सर हमें, सरकार ने बोला कि इनसे हमें जो है आशंका ये है कि जो ये कल को दंगा भड़काएंगे, कुछ करेंगे। जो ऐसा होता तो सबके तौर पर उठाना, गिरफ्तार करना, ये हमारा 22 का अनुच्छेद 22 का सब पार्ट वो बता। तो हमने क्या पढ़ लिया भाई, हमने ये पढ़ लिया कि जो हमारा जो दूसरा अधिकार है, क्या, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 के बीच है, हमने उनको पढ़ लिया। आर्टिकल 19 पढ़ लिए, उसके सारे भाग पढ़ लिए साथ के साथ। उसमें साथ में जो एक खत्म हो गया है नाम, जो आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज एफ है वो खत्म हो गया। जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 300 में डाल दिया है। 44 संविधान संशोधन 1978 जो मोरारजी देसाई ने किया था। ठीक है। फिर हमने 19 पढ़ लिया, 19 के बाद फिर 20 पढ़ लिया, फिर 21 के सब पार्ट्स पढ़ लिए, 22 के सब पार्ट्स पढ़ लिए। अब आई होप आपको समझ में आया, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझा है। ठीक है। और ये वही वाली बात है कि अ, हम एक एक करके अनुच्छेद को ऐसे ही इतने डीपली पढ़ रहे हैं कि मौलिक अधिकार की बात है, आपको कहीं ना कहीं चीज समझ में आनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे शेयर कर दो, बताओ किसी और को भी कि हाँ हाँ बता रखी है मेरे इजी वे में। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।